हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर अदर स्टेट प्रीलिम्स 2026 जो आप लोग देने वाले हैं या 27 के लिए भी, तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक परिणाम नोट्स की सीरीज को तैयार किया गया है। और ये सीरीज आपके 2026 प्रीलिम्स और 2027 प्रीलिम्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए सुटेबल है, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या राजस्थान या फिर अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट ये सीरीज हम लोगों ने तैयार की है, जिसकी क्लास में रेगुलर ले भी रहा हूँ। और जल्दी ही अब मैं इंडियन पॉलिटी के साथ इंडियन ज्योग्राफी भी मेंशन करने वाला हूं। जो लोग पहली बार आए हैं इस वीडियो पे, मैं उन्हें बता दूं कि आप लोग जो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ते हैं, घटना चक्र पूर्वालोकन, बस इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये इतनी मोटी और इतनी बल्कि हो जाती है कि इसको कंप्लीट कर पाना और रिवीजन कर पाना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाती 90% स्टूडेंट से। तो इसका समाधान हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि इसके हम लोगों ने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, जिसमें हर एक पॉइंट को, हर एक एक्सप्लेनेशन को, हर चीज को हम लोगों ने कवर किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो 500-600 पेज की बुक है ना, वो केवल और केवल हमने 70 पेज, 80 पेज, 65 पेज ऐसे ही कवर कर दिया है। सारे टॉपिक, सारे चैप्टर इंक्लूड है। अगर यकीन ना हो तो आप जो है कि अभी वीडियो आगे देखिएगा, नोट्स आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट जो है घटना चक्र शॉर्ट नोट 2026, उसकी क्लास को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आप इस नोट्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पेड पीडीएफ जो कि हमारी होती है, पेमेंट करने के बाद आपको दे दी जाती है हमारी टीम के द्वारा, तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप मैसेज करेंगे, मेरी टीम से आप कांटेक्ट करेंगे मैसेज के थ्रू, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पूरा ब्रोशर मिल जाएगा पेमेंट के स्लिप का। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप मेन्स के भी नोट्स चाहते हैं कि सर हमें मेन्स आंसर राइटिंग के नोट्स चाहिए, तो लक्ष्य भेद कैटेगरी के वो नोट्स होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6। ये भी नोट्स आप सेम उसी व्हाट्सएप नंबर से आप क्वेरी करके ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हो गया इंट्रो, हो गया जो है कि प्रमोशन। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। और इसमें जो लोगों की क्वेरीज थी कि सर अभी आपने केवल एक ही सब्जेक्ट को शुरू किया, इंडियन ज्योग्राफी क्यों नहीं किया है, तो भाई इंडियन ज्योग्राफी में करने वाला हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन हमारा पॉलिटी रहेगा। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य और यूनियन टेरिटरीज। एक प्रश्न हर साल यहां से आ ही जाता है कि कौन सा स्टेट पहले बना, कौन सा स्टेट बाद में बना, उसकी क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आती है। और यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है क्रोनोलॉजी सेट करना। जैसे अगर आप देखोगे, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। अब ये एक प्रश्न पूछता है, जेवीपी समिति ने भी भाषाई आधार को इनकार किया। जैसे हो क्या रहा था, आजादी जब हो गई थी, आजादी के बाद आंध्र प्रदेश से जो है कि इसकी आग लगती है कि भैया हमें भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन जो कमेटी बनी थी एसके धर कमेटी 1948 में, उन्होंने कहा कि अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करते हैं तो भारत में जो आज हम 28 राज्य वर्तमान में मैं देख रहा हूं, वो हो सकता है कि 100-150 बन जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाषाएं तो बहुत सारी होती है। केवल संवैधानिक भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो संविधान निर्माण के समय ही 14 भाषाएं थी, बाद में करेंटली 22 भाषाएं हो गई। तो और भी रीजनल लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे स्टेट बन जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर चैलेंजेस होगा, बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखें कि हम एक आईएएस ऑफिसर के तहत कितने बड़े जिले को हम कवर कर सकते हैं, या फिर एक मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा के तहत हम कितने बड़े राज्य को होल्ड कर सकते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के तौर पर जो है कि वरीयता दी। इसी तरीके से एक और कमेटी बनती 1948 में ही, जेवीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। जी हाँ, वही पट्टाभी सीतारामैया जिसको त्रिपुरी अधिवेशन में सरदार आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर जब अपनी कमेटी बनाई, और इन्होंने भी जो डिसीजंस दिए या जो सिफारिशें की, इन्होंने भी कहा कि नहीं भैया, भाषाई आधार पे अगर हम राज्यों का निर्माण करेंगे तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। और ऐसे में जो हम सेंट्रल पावर को मजबूत बनाना चाहते हैं कनाडियन प्रोविंस के अकॉर्डिंग, जैसे कनाडा में क्या था, ब्रिटिश शासन था, लेकिन वहां का जो केंद्र था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और प्रांतों को अपने पास इन होल्ड करके रखता था। तो सेम वही प्रोसीजर में ये प्रॉब्लम आ जाती। इसीलिए दोनों ही कमेटी ने क्या कहा कि नहीं, हम भाषाई आधार पे नहीं बनाएंगे, हम प्रशासनिक वरीयता देते हुए चलेंगे। आगे हम बात करेंगे। एक प्रश्न बहुत बेसिक आता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राज्य का निर्माण हुआ कब हुआ, कौन सा हुआ। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, न कि प्राचीन काल से। स्वतंत्र भारत का मतलब हो गया 1947 में, जब भारत को आजादी मिली। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 सबसे पहले इसी स्टेट का निर्माण हुआ।
क्लियर। दूसरा अगर आप देखोगे तो गुजरात आता है जो कि 1 मई 1960। अब आप कहोगे कि सर ये गुजरात अकेले कैसे बन गया, तो यहां पे एक चीज आप और मेंशन कर सकते हो, महाराष्ट्र को, क्योंकि जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसी का विभाजन करके 1960 में कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के नाम से हुआ, कुछ हिस्सा गुजरात के नाम से हुआ। ठीक है, आज भी वहां पे विदर्भ का मुद्दा चलता रहता है डिवीजन को लेके, लेकिन तत्कालीन समय में सौराष्ट्र को डिवाइड किया गया। राइट। आगे आपसे प्रश्न पूछता है, नॉर्थ ईस्ट में जब आपसे पूछता है तो बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर असम से कौन कौन से स्टेट निकले हैं या कब कब इनकी जो है कि स्टैब्लिशमेंट हुई। लेकिन एक और चीज याद रखो, जो नागमणि अर्थात जो नागालैंड है वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में बनता है और 1963 में इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। फिर हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब दोनों ही हो जाते हैं, जिसमें चंडीगढ़ यूनियन जो है कि टेरिटरीज है जो इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से राजधानी का भी काम करती है, साथ ही साथ वहीं पे कोर्ट वगैरह भी है, तो चंडीगढ़ हो जाती है। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966, या फिर यहीं पर मैं पंजाब को भी लिख देता हूं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम पहाड़ी क्षेत्रों में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश शुरुआती दौर में यूनियन टेरिटरीज के रूप में काउंट होता था, बाद में 1971 में इसको एक पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट के 3 ऐसे राज्य जो एक साथ एक ही डेट को इवेल्युएट हुए यानी स्टैब्लिश हुए। 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, और ये तीनों ही मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों का निर्माण किया गया एक साथ। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर नागालैंड जो मणिपुर के ऊपर है, मेघालय के पूर्व में है, क्या इसका तो हमने 1963 में पढ़ लिया था? तो जी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सबसे पहला स्टेट था नागालैंड, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 63 में हो गई थी। अदरवाइज बाकी सबकी स्टैब्लिशमेंट 25 जनवरी 1971 को, सॉरी 1972 को हुई थी। इतना बात याद रख लेना। फिर सिक्किम की बात करेंगे हम आगे, जब संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे तो वहां पे 35वां संवैधानिक संशोधन, 36वां संवैधानिक संशोधन जो भी होगा हम वो पढ़ेंगे 1974 1975 का। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 16 मई 1975 को दिया गया। मैं कहता हूं कि अगर आपको मंथ याद भी नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप ईयर को याद रखो, क्योंकि ईयर के बेस पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन से राज्य का निर्माण पहले हुआ और कौन से राज्य का निर्माण बाद में हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मिजोरम की बात करते हैं तो 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 20 फरवरी 1987, और गोवा की बात करते हैं तो 30 मई 1987। तीनों ही सेम ईयर में एस्टैब्लिश हुए हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अब गोवा क्या था? पहले यूनियन टेरिटरीज था, एक तरीके से पुर्तगालियों के कब्जे में भी था 1961 तक, फिर यूनियन टेरिटरीज बना, फिर जो है कि उसके बाद भारत का एक अधीनस्थ राज्य बना, फिर धीरे धीरे जो है कि पूरी तरीके से ये पूर्ण स्टेट यानी कि टोटल गवर्नमेंट बना दी गई। फिर आ जाते हैं हम मॉडर्न पेरा में, जो आपका 2000 के समय जो है कि डिवीजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को एस्टैब्लिश किया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को एस्टैब्लिश किया गया, एंड झारखंड को 15 नवंबर 2000 को एस्टैब्लिश किया गया बिहार से अलग करते हुए। और लास्ट में तेलंगाना की बात करेंगे जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एस्टैब्लिश किया गया। तो ये एक क्रोनोलॉजी याद रखना भाई। देखो नोट्स अगर आपके पास है तो मैं कहता हूं कि इसे अच्छे से रट लीजिए, ठीक है, इसे अच्छे से रट लीजिए। अब आ जाते हैं जब आपकी जो कमेटीज आ रही थी 1948 की, एस के धर की कमेटी आती है, जेवीपी की कमेटी आती है, तो उसी समय एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। बात को ध्यान से समझो, पहले प्रश्न में क्या समझा रहा हूं वो समझो, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे मत आओ, अभी आप ये समझो कि आपसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की मैं बात कर रहा हूं, अधिनियम की नहीं। इसको जो है कि गठित किया गया 1953 में, 1953 में गठित किया गया, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1955 में, और इस रिपोर्ट के बेस पर ही फिर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया 1956, और इस अधिनियम के तहत ही स्टार्टिंग में 14 राज्यों का निर्माण किया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था 1953-55 में, आप 1956 पढ़ा रहे हो, तो आप लोग शब्द पे ध्यान नहीं देते हो कि राज्य पुनर्गठन आयोग था,
जिसकी अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे। याद आ रहा है, फजल अली, और उसके साथ जो 2 और सदस्य थे वो भी मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप कमेंट जरूर करिएगा। और उनकी सिफारिश के बेस पे फिर इस आयोग के नाम पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दिया गया। एक संसद के द्वारा एक कानून बना दिया गया कि भाई इन नियमों के आधार पर ही हम नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम थे, उनकी सिफारिश के तौर पे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया गया। राइट, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में जो हुआ, उसके तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ आर्टिकल 239 ए जोड़ दिया गया। इसके साथ ही इसमें एक विधानसभा दे दी गई और मंत्री परिषद का उपबंध भी किया गया। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर दिल्ली को हम जो यूनियन टेरिटरीज के रूप में देख रहे हैं, क्या आजादी के दौर से ही जो है कि इसमें मुख्यमंत्री वगैरह का पद था? तो बिल्कुल नहीं, ये शुरू में यूनियन टेरिटरीज थी और यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा शासन संचालित होता था। लेकिन वर्तमान समय में है तो ये यूनियन टेरिटरीज ही, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए मंत्रिपरिषद और विधानसभा का प्रावधान किया गया, जहां एक मुख्यमंत्री होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो इनकी पूरी पावर को होल्ड करेंगे। तो इसीलिए आप अक्सर सुनते हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में पावर को लेकर बहुत डिस्प्यूट अक्सर होता रहता है। चाहे केजरीवाल के सरकार के समय होता रहा या फिर उससे पहले की सरकारों में भी होता रहा। हालांकि ये डिस्प्यूट जो था पावर का, वो केजरीवाल सरकार में ज्यादा देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे लिख रहा है 1956 को मिनिकॉय और अमीनी द्वीप बना, जिसका 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम रखा गया। आज जो हम लोग लक्षद्वीप को देखते हैं एटॉल वाली संरचना में, इसको प्रारंभिक रूप में मिनिकॉय या अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन नवंबर 73 के बाद इसको क्या कर दिया, लक्षद्वीप के नाम से जानने लगे। और उसी तरीके से 20 दिसंबर 1961 को दमन और दीव को भी यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया। ठीक, वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान भारत में क्या स्टेटस है, तो वर्तमान भारत में सर 28 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। हालांकि तेलंगाना के बनने के बाद 29 राज्य भी हो गए थे, फिर जम्मू कश्मीर को जब हमने फिर कन्वर्ट कर दिया यूनियन टेरिटरीज में, तो हमारे पास फिर से 28 राज्य हो गए और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास 8 हो गई हैं। अब कहोगे सर पहले से भी 8 थी, जम्मू कश्मीर बनी तो 9 होनी चाहिए थी, लेकिन दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरीज बना गया। तो इसलिए एक जैसी जम्मू कश्मीर बढ़ती है तो वहां पे दूसरी तरफ एक घट जाती है। इसीलिए वर्तमान में 28 राज्य एंड 8 यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत राज्यों का संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भैया अगर आप देखोगे कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए है, क्योंकि भारत क्या राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट एक तरीके से कह सकते हो, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, अर्थात इसकी प्रभुसत्ता संपन्न है, संपूर्ण है। ये न तो बाहरी रूप से न आंतरिक रूप से किसी भी दबाव में कार्य करता है, बिल्कुल नहीं करता। समाजवादी भी है, क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमने इस वर्ड को जोड़ा, पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ा। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था पहले से मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चलन है। इस तरीके का एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और गणराज्य का मतलब क्या हो गया? जो जनता का शासन होता है। गणराज्य का मतलब जनता का शासन होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा होता है कि ये जो प्रश्न है यूपीएससी का प्रश्न है। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न जब बनते हैं तो पूछा जाता है कि क्या जो राज्य की सीमा को परिवर्तित करने या राज्य का विस्तार करने या राज्य के नाम परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है? बिल्कुल सही है सर। राष्ट्रपति संसद को देता है सिफारिश कि आप इस पर्टिकुलर राज्य का नाम बदल दीजिए या फिर राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर दीजिए या कटौती कर दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे संबंधित जो भी ये प्रावधान होने वाले हैं उस पर्टिकुलर राज्य को दे सकता है जिसके साथ इस तरीके का काम किया जाना है। और राज्य से सिफारिश या कोई भी मतलब सुझाव वगैरह है तो वो एक निश्चित समय में मांगा सकता है कि आप 2 महीने के अंदर दे दीजिए कि क्या आपके राज्य का विस्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, जो भी XYZ। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आउट करने वाली चीज है कि
इस तरीके का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव नहीं मानेगा। अगर विधानमंडल कहता है कि नहीं हमारे राज्य का विस्तार मत करिए या हमारे राज्य का नाम मत बदलिए, तो वो बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। उसने बस एक सजेशन के तौर पे आपको दिया था, आपकी जानकारी में रहना चाहिए। अदरवाइज राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो अपना डिसीजन ले सकता है और राज्यों का निर्माण, विस्तार, नाम परिवर्तन सब कुछ करवा सकता है संसद के माध्यम से। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर मैं एक और अपडेट कर दूं इस वेरिएशन को, तो आप ये कह सकते हो कि सर इसके लिए जो हमारा प्रयोग होता है वो आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। कल की वीडियो में मैंने पूछा भी था, ठीक है, कि आर्टिकल 2 एंड 3 में क्या डिफरेंसेस है। अब यहां पर एक और प्रश्न आ रहा है कि विधि के समक्ष समानता। जैसे एक प्रश्न है विधि के समक्ष समानता, देखा जाए तो वैसे विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, जहां पे नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की जाती है। अब नागरिक का मतलब जो भारत के नागरिक होते हैं, और गैर नागरिक का मतलब जो भारत में आए हुए विदेशी टूरिस्ट होते हैं, सैलानी होते हैं। अगर उनके द्वारा भी कोई क्राइम किया जाता है तो उनके लिए भी सेम लॉ लगेगा, या फिर उनको भी किसी प्रकार का अगर संरक्षण देना है तो भी सेम रहेगा। ठीक, तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ये प्रोविजन। लोक सेवाओं में अवसर की समता की बात होगी। अब ये लोक सेवा का मतलब क्या हो गया? जो आपका आर्टिकल 16 होता है रोजगार से संबंधित, ये केवल भारत के नागरिकों को मिलता है। विदेशी व्यक्ति यहां आकर नौकरी करने के लिए अप्लाई कर दे तो ये नहीं माना जाएगा। वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक सरकार ने उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन न डाला हो कि आप इसमें विदेशी व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का कोई प्रावधान ना हो। अगर उसे नौकरी करनी है भारत के अंतर्गत तो पहले उसे भारत की नागरिकता लेनी होगी, और नागरिकता को हम नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे कि किस तरह से जो 5 पर्टिकुलर टाइप्स दिए हुए हैं जहां पे हम नागरिकता को अचीव कर सकते हैं, वो चीजें आप ग्रैप्स कर सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए। आपने सिंपल आर्टिकल पढ़ा भी होगा कि भैया कि कौन कौन से आर्टिकल्स या फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्पेशली इंडियंस को दिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, इस तरीके की जो प्रोविजंस है आपके 19 हो गया, 20 हो गया। तो ऐसे प्रोविजंस आपको पता रहने चाहिए। फिर किसी नए राज्य की स्थापना करना, तो ये संसद की शक्ति होती है, जिसके अंतर्गत वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 2 के बारे में अगर मैं कहूं तो दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि जब भी भारत सरकार किसी बाहरी भूखंड को, किसी बाहरी सीमा को, किसी बाहरी क्षेत्र को एक्वायर करती है किसी दूसरे देश से या किसी भी तरीके से, तो उसको अगर स्टेट का दर्जा देना है तो संवैधानिक संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 2 के तहत। और अगर जो भारत के अंदर पहले से ही 28 राज्य मौजूद हैं या 8 यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं, तो इनमें कोई भी नाम बदलना हो गया, इनका साइज बदलना हो गया, इनका विस्तार करना हो गया, इनके क्षेत्रफल को घटाना हो गया, ये सभी संसद के द्वारा ही की जाती है राष्ट्रपति की सिफारिश पे। लेकिन वहां पे आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। देखो ये छोटी छोटी जो डिफरेंसेस है ना, ये बहुत सारे बच्चों को डाउटफुल रहता है, तो मैं उन छोटे छोटे डिफरेंसेस को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं, और इस तरीके से आप नोट्स के माध्यम से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो सारी चीजों का घटना चक्र के साथ। ठीक, और यहाँ पे जो नए राज्य का नाम बदलने का, ये संसद के द्वारा आर्टिकल 3 के तहत आ जाएगी। तो ये प्रश्न हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है। अभी आपने क्या पढ़ा? ऊपर जो स्टेट के बारे में पढ़ा ना, कि भैया अगर हमें कोई स्टेट का निर्माण करना है तो किन किन ईयर में हुआ, क्रोनोलॉजी आपने पढ़ी। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। जैसे लक्षद्वीप का निर्माण 1956 में हुआ, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसका जो नाम मिला, पहले तो अमीनी द्वीप था, मिनिकॉय था, लेकिन जो इसको नाम दिया गया वो यहाँ पर दिया गया था, आपने यहाँ पढ़ा होगा 73 नवंबर 73 को लक्षद्वीप नाम रखा गया। इससे पहले इस नाम को नहीं जाना जाता था। चंडीगढ़ की बात करेंगे 1966 में। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना कि हरियाणा और पंजाब 1966 में डिवाइड होते हैं चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ भी एक नए यूनियन टेरिटरीज के रूप में 66 में स्टैब्लिश हो जाती है। आगे आते हैं दमन और दीव की बात करें तो 1962 में, दादर नागर हवेली की बात करें 1961 में। हालांकि करेंटली इन दोनों को एक मर्ज कर दिया गया। जैसे यहाँ पे नोट में हम लोगों ने लिखा भी है कि 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण कर दिया गया। तो अगर आपको पूछा जाए कि किस ईयर में किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को दोनों यूनियन टेरिटरीज को इंटीग्रेट कर दिया गया है। और आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि इनकी राजधानी क्या है, क्योंकि दोनों की राजधानी तो पहले अलग अलग थी। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना, गूगल करके ढूंढ लीजिए चाहे तो, हालांकि आपको पता होगी सिलवासा है कि दमन है कि क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें ताकि आप लोगों को पता रहे, याद रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दमन दीव को 56वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था।
ठीक है, 1962 में, और दादर नागर हवेली को 1954 में पुर्तगाली शासन से वापस लिया गया। तो कई बार प्रश्न आता है कि गोवा को तो हमने पुर्तगाली शासनों से लिया, लेकिन क्या दादर नागर हवेली को भी पुर्तगाली शासन से लिया, या फ्रांस से लिया, या डच से लिया? तो देखो, आजादी के बाद सिंपल सी बात मैं बताऊं तो आजादी जब हुई 1947 में, उसके बाद केवल और केवल पुर्तगाली ही थे भारत में जो अपने छोटे छोटे क्षेत्राधिकार बनाए रखे हुए थे। तो जितने भी हमने आजादी के बाद यूनियन टेरिटरीज या स्टेट को कब्जा किया या वापस लिया, एक्वायर किया, जैसे गोवा हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, ये सभी के सभी पुर्तगालियों के ही अधीन थे। अब आ जाते हैं सिक्किम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? ये यहाँ पे मिसिंग हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप लोगों ने नोट्स दिया तो यहाँ पे लिख लेना सिक्किम, और ये वो जगह छोड़ रखी है हम लोगों ने इस बार कि ताकि आप कोई भी चीज अपडेट कर सको। तो 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा सेमी स्टेट का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया, और 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था सिक्किम को। तो ये चीजें आप लोग अपडेट कर सकते हो अपने नोट्स में। आगे बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई थी, और 30 सितंबर 1955 को इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी। और इसी के बेस पे मैंने आपको क्या बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? अधिनियम 1956 के नाम से। तो जो 1956 के नाम से बनाया गया, इसी के तहत इन्होंने कहा कि 14 राज्य और 6 हमारे यूनियन टेरिटरीज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो यहाँ पर ये वर्ड को ध्यान दो, ये आयोग की बात मैं कर रहा हूँ, और इस आयोग की जो अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली कर रहे थे। 2 अदर मेंबर्स भी थे इनके साथ, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर, ये 2 लोग भी थे। तो इस तरीके से टोटल 3 लोग हो जाते हैं, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पडिक्कर। अब आगे देखते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। जैसे एक प्रश्न आ जाता है कि ज्यादातर क्या था कि जब JVP कमेटी बैठती 1948 में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पट्टाभी सीतारमैया, तो इन्होंने भी आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का डिवीजन करने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम भाषाई आधार पर नहीं करेंगे, हम बल्कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर करेंगे। तो एक कटाक्ष के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये तो वही कांग्रेस थी जिसने अपने नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कहा था कि एक प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ जो कि भाषाई आधार पर हुआ। तो जब आप अपना गठन भाषाई आधार पर कर रहे थे तो राज्यों का क्यों नहीं किया? तो एक कटाक्ष के तौर पे ये प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर आ जाते हैं आर्टिकल 240 के बारे में। ये बहुत चर्चा में रहता है 240, ज्यादातर लोग जो है कि इसको नहीं जान पाते हैं, तो पढ़ लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज से संबंधित राष्ट्रपति की पावर दी हुई है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो भी चेंजेस करने, अपडेट्स करनी है, वो सारी पावर आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे आर्टिकल 241A अंडमान निकोबार से संबंधित है, आर्टिकल 241B लक्षद्वीप से संबंधित है, आर्टिकल 241C दादर नागर हवेली और दमन दीव से संबंधित है, और आर्टिकल 241E पुदुचेरी से संबंधित है। पहले क्या था, 241D जो था यहाँ पर लिख रहा होगा 241D, ये जब दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे तब इसको मेंशन किया गया था। लेकिन 2020 के बाद क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव एक हो गए, एक ही इंटीग्रिटी हो गई, मतलब एक यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो यहाँ पे 241C को ही रख दिया गया और 241D को विलोपित कर दिया गया, यानी इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो निरसित कर दिया गया। तो अब अगर आपसे मिलान करने के लिए दे दे कि 241D दादर नागर हवेली है या दमन दीव, कोई भी एक दे दे, तो आपको उस ऑप्शन को गलत मानना है, क्योंकि संवैधानिक रूप से अब उसका विलोपन कर दिया गया है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, नागरिकता। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, नागरिकता हो रही है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है भाई, लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, इस परिवार को और बड़ा करो और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि हम और भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेडिकेट रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिकता की। तो कुछ बेसिक जानकारी जान लो भैया कि भाग 2 के अंतर्गत वर्णित है। जब मैंने भाग आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, याद होगा, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरीके से बताया था ना कि उसमें आपको देखना। तो इस तरीके से यहाँ पर भाग 2 में वर्णित है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में दिया हुआ है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से। कौन कौन सी? पहली चीज कि अगर आप आजादी के बाद भारत में पैदा हो रहे हो,
तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, वंशक्रम या रक्त संबंध के द्वारा, यानी आजादी के बाद अगर आपके माता पिता या दादाजी का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो भी आपको मिल जाएगी। हालांकि माता पिता के लिए तो होता है, दादाजी वगैरह तो और पहले पैदा हुए होंगे तो भी मिल जाएगी। तीसरा होता है आपका रजिस्ट्रीकरण द्वारा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर का है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पहले उसे अपने जो विदेश मंत्रालय होते हैं, जो राजदूतावास होते हैं और भारत सरकार होती है, उसके पास आवेदन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 5 ईयर, 7 ईयर, 11 ईयर, जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करके भारत में रहना होता है, तब जाके आपको एक नागरिकता मिल जाती है। चौथा है देशीकरण, यानी नेचुरलाइजेशन, अर्थात आप भी भारत के बाहर के लेकिन भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो एक लंबे समय तक आप जब भारत में रहेंगे, भारत की कल्चर को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के संविधान को, हर चीज को आत्मसात कर चुके होंगे, देशीकरण कर चुके होंगे, जिसे कहेंगे अपनापन आ चुका होगा आप में, और आपको भी इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, नागरिकता इससे मिल जाती है। एक नेक्स्ट है किसी भूभाग के सम्मेलन से। याद होगा कि जब अभी 100वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कौन से नंबर का, 100, तो उसमें क्या था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ जो है कि जमीनों का बंटवारा किया गया, मतलब कुछ हिस्सा भारत को दिया गया, कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया। तो बांग्लादेश के उन जमीनों पर रहने वाले नागरिकों को अगर भारत की नागरिकता चाहिए, तो जब उस क्षेत्र को एक्वायर किया गया तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इस तरीके का भी एक प्रावधान है। ज्यादातर भारत में जो नागरिकता होती है वो इन दो के आधार पर तो रहती है, बाकी पंजीकरण के द्वारा भी ज्यादातर नागरिकता ली जाती है। अब नागरिकता अर्जन के लिए जो शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, प्रावधान होते हैं, वो कौन बना सकता है, तो वो संसद बना सकती है। कौन, संसद बना सकती है। और किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 11 के तहत, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहा है 5 से 11, तो जो आर्टिकल 11 है ये संसद को शक्ति देता है कि आप नागरिकता अर्जन के लिए नए नियमों और शर्तों को निर्धारित कर सकते हो, और नागरिकता समाप्ति से संबंधित भी नए नियमों और शर्तों को निर्धारित कर सकते हो, और ये पूरी की पूरी शक्ति संसद में दी हुई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ, ये लेटेस्ट वाला नागरिकता है, जिसके बाद एनआरसी वगैरह की जो बात चल रही थी आसाम वगैरह नॉर्थ ईस्ट पे कि हम नेशनल रजिस्टर जो है कि तैयार करवाएंगे, तो उसको लेके भी जो है कि विवाद हुआ था। तो प्रस्तुत हुआ था ये 9 दिसंबर 2019 को, पारित हुआ था संसद से 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति साहब ने मंजूरी दे दी थी 12 दिसंबर 2019 को। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। और लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, 10 जनवरी 2020 से। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, और इसका जो उद्देश्य था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अब तीनों ही ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज हैं, और यहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक में है, तो जाहिर सी बात है वहां अल्पसंख्यक में जो है कि मुसलमान तो नहीं है, जैसे हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, इस तरीके के जो 6 समुदाय थे उनको भारत में रहने पर नागरिकता दे दी जाएगी 2014 के बाद से, अगर वो रह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे उस प्रोविजन को पूरा डिटेल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो मेंस का टॉपिक हो जाएगा। बस बेसिक चीज जानिए कि कौन कौन से 6 ऐसे कम्युनिटी थी जिनको इस तरीके की नागरिकता मिल रही थी। तो जैसे हिंदू हो गया, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। लेकिन इसमें अगर आपको इस्लाम ऑप्शन में आ जाए तो इस्लाम कट कर देना है, क्योंकि ये तीनों देश ही इस्लामिक है, और यहाँ पर तो इस्लामिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होती है, चाहे वो नागरिकता अर्जन से संबंधित हो या फिर वो नागरिकता समाप्ति से संबंधित हो। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब हम फंडामेंटल राइट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाग 3 में वर्णित है। साथ ही साथ ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरा वर्णित होता है। हम लोग जनरली जो पढ़ाई करते हैं फंडामेंटल राइट की, वो 14 से लेकर 32 तक तो पढ़ लेते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 14 जो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात होती है, और आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार होते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सारे प्रोविजंस होते हैं। लेकिन 33, 34, 35 से भी जब प्रश्न बन जाता है तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न ज्यादातर यूपीएससी बनाती है, क्योंकि वो हिडन पार्ट होता है जिसको ज्यादातर एस्पिरेंट फॉलो नहीं करते हैं, और 12-13 नंबर के आर्टिकल से भी यूपीपीसीएस बना लेता है प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। और इसी कराची अधिवेशन में ही जो है कि गांधी जी को ब्लैक झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने का प्रयास किया लेकिन वो असफल हो गया। इस तरीके की बातें थी, राइट। और उसी दौरान गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात भी
की जा रही थी। तो यहाँ पर 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात आती है? तो सबसे पहले कराची अधिवेशन में आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और वैसे अगर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था वो पहले ही नेहरू रिपोर्ट जो आपकी 1928 की थी मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, उसमें भी फंडामेंटल राइट से संबंधित बातें लिखी हुई थी। जैसे कई बार ये प्रोविजन आया था ना कि संविधान के निर्माण से पहले कौन से ऐसे कार्यक्रम देखने को मिले जहां पे मूल अधिकारों की चर्चा या प्रावधान किए जा रहे थे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में देखें जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। जब उदार लोकतंत्र है तो स्वतंत्रता कौन सर्वोत्तम करेगा? शक्तियों का पृथक्करण। देखो एक चीज ध्यान रखना, शक्तियों का विभाजन जो होता है और शक्तियों का पृथक्करण, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक को कहते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर, एक को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम बात करते हैं शक्तियों का पृथक्करण, तो यहाँ पे जो वर्ड होता है वो इंग्लिश का होता है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या हो जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें विधायिका हो जाती है जो कि कानून बनाने वाली संस्था होती है, जैसे कि राज्य विधानमंडल, या फिर केंद्र के स्तर पे संसद होगी जिसमें लोकसभा राज्यसभा होगी। दूसरी कार्यपालिका होगी जो कि प्रशासक के तौर पे होती है, जिसका मुखिया हेड ऑफ कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति हो सकते हैं केंद्र के स्तर पे, या राज्य के स्तर पे राज्यपाल हो सकते हैं। प्लस साथ ही वो अपने जो सहायक होते हैं, सलाहकार होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, या फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनके साथ शासन संचालित करते हैं। और न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे आते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर होता है। दूसरा एक शब्द आता है इसी तरीके का जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शक्तियों का विभाजन। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन, यानी वहां पे लिखा जाता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या लिखा जाता है? वहां पे डिवीजन ऑफ पावर लिखा जाता है। शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं तो यहां पर जो विभाजन होता है वो 3 स्तर पे होता है। फिलहाल तो भारतीय संविधान में पहले 2 स्तर पे था। जैसे एक स्तर आपका हो जाएगा केंद्र के स्तर पे, यानी कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को होंगी और दूसरी शक्तियां राज्य सरकार को। लेकिन एक और 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन करके स्थानीय स्तर पर भी जो है कि शक्तियों का निर्माण किया गया, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, इनको भी शक्तियां प्रदान की गई। तो जब भी डिवीजन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन आएगा तो वहां पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का हम विभाजन करेंगे संविधान के अनुसार कि आप इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथक्करण होगा, शक्तियों का अलगाव करना, तो वहां पे तीनों अंगों के अंतर्गत आती है बात। जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट ने किया था 1928 में। अब यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नहीं, जवाहरलाल नेहरू को हम पूरे नेशनल मूवमेंट में एक बहुत मेन लीडर या मेन कैरेक्टर के रूप में जानते हैं, इसलिए हमारी जुबान पे केवल उनका नाम है। असल में जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1928 नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे अध्यक्षता, और उनके द्वारा फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक, आर्थिक उदारवाद, इन सब के कॉन्सेप्ट भी शामिल थे वहां पर। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। यानी फंडामेंटल राइट क्या है? हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है कि हम इस पे जो है कि काम करेंगे, और साथ ही साथ दुनिया के साथ हमने सभ्यता के लिए एक समझौता किया है। अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्यों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अब मैं यहाँ पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अगर मैं आप लोगों को आर्टिकल 12 के बारे में कहूं तो इसमें सामान्यतः क्या कहा गया? राज्य की परिभाषा की गई है। राज्य की परिभाषा से तात्पर्य क्या हो गया? ऐसी वो सभी संस्थाएं जो सरकारी अनुदान पर चलती हैं, जो सरकार के बजट पे चलती हैं, सरकार के वित्त पर चलती हैं, साथ ही साथ सरकार की तरह नियम बनाती हैं और सरकार की तरह नियंत्रण भी करती हैं। चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, यानी कि अर्ध सरकारी ही क्यों ना हो या कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं क्यों ना हो, वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। और ऐसी संस्थाओं के द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो फंडामेंटल राइट के विरोध में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस कानून को जीरो कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात इसीलिए तो आर्टिकल 12 को क्यों रखा गया फंडामेंटल राइट में, कि भाई जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं वो केवल सरकार ही नहीं है बल्कि और भी संस्थाएं हैं जिनको राज्य का दर्जा प्राप्त है। और अगर राज्य के द्वारा इस प्रकार का कोई भी कानून बनाया जाता है जिससे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो बनाया गया कानून जीरो घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा मैं बात करता हूं आपसे आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के
द्वारा या सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कानून फंडामेंटल राइट से ऊपर माने जाएंगे तो उसको जीरो कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। अर्थात वो कानून संवैधानिकता की जांच के बाद ही लागू होगा कि क्या इनके द्वारा फंडामेंटल राइट लागू वायलेट तो नहीं किया जा रहा है, इसलिए आर्टिकल 13 को कहा जाता है। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद राज्य कानूनों पर प्राथमिकता देते हैं कि चाहे संसद का कानून हो चाहे राज्य का कानून हो, उनसे ज्यादा ऊपर फंडामेंटल राइट या संवैधानिक प्रावधान होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। एक और मामला आपने सुना होगा, चंपकम दोराई राजन। ये मद्रास जो आज का क्या है बताइए, तमिलनाडु का एरिया है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल 15 में संशोधन भी यहीं से किया गया। और जो पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था 1951 के द्वारा, आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा। अब आर्टिकल 15 क्या होता है? धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही तो कहता है आर्टिकल 15। ठीक है, यानी निषेध किया जाएगा विभेद के अधिकार का, कोई प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए स्पेशल ओबीसी, एससी और एसटी के लिए एक विशेष उपबंध भी किया जाएगा, जिसको फंडामेंटल राइट का वायलेट नहीं माना जाएगा। ये 15(4) में जोड़ा गया ताकि इनका सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में भी गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी चाहे क्यों ना हो, इन सभी में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। देखो, नौकरी में जो रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत होता है, ठीक है, लोक सेवाओं में जो अधिकार होता है। लेकिन जब हम शैक्षणिक संस्थाओं की बात करते हैं, एजुकेशन के स्तर की बात करते हैं, तो वहां पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 15 के तहत दिया जाता है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हो। फिर आगे देखते हैं, आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) में ओबीसी हेतु राज्य सेवाओं में आरक्षण प्रदान होता है, जबकि 15(6) और 16(6) में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है, जो 103rd अमेंडमेंट 2019 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, 15(4) को तो पहले ही जोड़ लिया गया। कब जोड़ा गया? यहां पर आप देखोगे, पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा 15(4) जोड़ा गया और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष उपबंध करने की बात की गई। फिर बाद में 15(6) भी जोड़ दिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस की बात की गई, जो कि विभेद के लिए थी। और 16(4) ओबीसी को सेवाओं में आरक्षण देगा और 16(6) ईडब्ल्यूएस को देगा। तो जब ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, जो सवर्ण पिछड़े लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो 103 संवैधानिक संशोधन किया गया 2019 के द्वारा, और यहाँ पे 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई, जिसके लिए अलग से प्रावधान 16(6) और 15(6) को एड ऑन किया गया। राइट, आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में। मौलिक अधिकारों के संबंध में तो ये क्या क्या है? ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक, मौलिक अधिकार क्या है? यही तो है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है ये क्या है? ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। अब राज्य कृत्य का मतलब क्या हो गया कि राज्य अर्थात सरकार, स्टेट, कोई भी ऐसा कानून या ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। अगर कोई भी राज्य का कृत्य ऐसा है जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो रहा है, तो भैया तुरंत एक गारंटी दी गई है, आर्टिकल 32 का प्रयोग करो, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, या आर्टिकल 226 का प्रयोग करो, हाई कोर्ट में चले जाओ, और वहां पे तुरंत राज्य के कानून और कार्य की आलोचना करवा के उसमें प्रतिबंध लगवा लो, अपने अधिकारों को सुरक्षित करो, पहली बात। दूसरा, मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, और ये तीनों प्रोविजन आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? प्रीएम्बल में मिलते हैं। अब एक बात आपके दिमाग में आएगी कि सर यहाँ पे आर्थिक न्याय की तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आर्टिकल 17 जैसे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 की बात की गई है कि पिछड़े वर्गों को रोजगार दिया जाए और छूट दी जाए, आरक्षण दिया जाए, चाहे 15 के अंतर्गत या आर्टिकल 14 के तहत। तो आपको लगेगा कि सर सामाजिक तो हमें दिख रहा है, राजनीतिक के तहत भी हम कह सकते हैं कि कुछ उनके जीवन के अधिकार वगैरह तमाम चीजें हैं एजुकेशन को लेके, लेकिन आर्थिक कहाँ पे? आर्थिक मतलब रोजगार से समय, वो तो मुख्य रूप से डीपीएसपी कवर करती है, लेकिन फिर
भी संयुक्त रूप से अगर हम देखें, अप्रत्यक्ष रूप से देखें, तो केवल हम जो छोटी सी व्याख्या कर रहे हैं, केवल संविधान की लाइनें यहीं तक सीमित नहीं है। इनका बहुत ही एक व्यापक प्रभाव होता है, सारगर्भित प्रभाव होता है, इसलिए हम इन पे तीनों को मान लेते हैं। कई बच्चे सोचेंगे कि आर्थिक नहीं है सर, तो इस आधार पर हम स्टेटमेंट को कैंसिल कर दें, तो नहीं, कैंसिल नहीं करना है। तीसरा, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। भैया आर्टिकल 21 क्या कहता है कि व्यक्ति का जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपना विकास करेगा। साथ ही साथ ऐसे तमाम प्रोविजन दिए गए जहां पे उसको शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वो आर्टिकल 21A हो, या फिर जीवन का अधिकार हो, या फिर न्याय प्राप्त करने का अधिकार हो, तो ये सभी चीजें व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। साथ ही साथ संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। अब देखो, संसद कानून नहीं बना सकती ऐसा नहीं है, संसद कानून बनाएगी। किसमें कहा गया, जरा मेरी बात समझिए। ये आपको लगेगा कि सर ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो गलत नहीं है। देखो सही कैसे करता हूं वो बताता हूं मैं। आपके 1973 का केस याद है, सबसे इंपॉर्टेंट है, केशवंत भारती के 24 अक्टूबर 1973। उसमें डिसीजन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 सदस्यों की पीठ थी। उसमें यह डिसीजन दिया गया कि संसद कानून बना सकती है, मूल अधिकारों को संशोधित भी कर सकती है, बशर्ते जो शर्त रखी गई। तो उस केस में कहा गया था, उस डिसीजन में कहा गया था कि मूल अधिकारों का संशोधन करो, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे का संशोधन आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी बात सही है एक तरीके से, लेकिन जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया वो ध्यान रखना है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। आपने आपातकाल के जो प्रावधान पढ़े आर्टिकल 352 के तहत, क्या होता है कि आर्टिकल को निलंबित किया जा सकता है केवल 20 और 21 को छोड़ के। तो वहां पे जो है कि प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, आर्टिकल 19 वगैरह को प्रतिबंधित कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है कि अगर जो आपका समान वेतन को मतलब समान कार्य के लिए, भाई अगर कोई महिला या पुरुष अगर समान कार्य कर रही है तो वेतन भी समान मिलना चाहिए, या फिर कोई भी दो अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है कि अगर समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। इसको मौलिक अधिकार के रूप में कब परिभाषित किया जाए, क्योंकि मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 39 के तहत जो सब क्लॉज होते हैं उसमें आते हैं। लेकिन अगर इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे अगर प्रोविजन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम समाजवाद शब्द के साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को अगर मिलकर पढ़ते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं समान कार्य के लिए समान वेतन भी एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हो जाता है। तो ये प्रोविजन अगर आपसे पूछा जाए कि किनके साथ मिलाकर पढ़ने पर यह फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट होगा, तो समाजवादी शब्द, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, इन तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन एक फंडामेंटल राइट के रूप में ड्यूटी वर्क करेगा। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता भी होती है और विधि के समक्ष समान संरक्षण भी होता है। कई बार यह पूछा जाता है कि ये जो प्रोविजन है कहां से लिया गया, यूके से लिया गया है, लेकिन जो समान संरक्षण की बात की जाती है वो प्रोविजन आपका यूएसए से लिया गया है। फिर आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 बेसिस हैं, कितने, 5 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, यानी रोजगार के विषय में अवसर की समता, इसीलिए जितने भी ओपन वैकेंसीज होती हैं उसमें आप इजीली फॉर्म भरिए, अगर आप एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करो, यानी कि एबॉलिस्ट करना है। फिर आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई उपाधि, कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 19(1)(a कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि 19(1)(a) है, और इसी 19(1)(a) में ही निजी भवनों और मकानों पर झंडा फहराना भी एक अधिकार हो गया। हालांकि पहले यह माना जाता था कि निजी मकानों या निजी भवनों पर जो है कि झंडा नहीं फहराया जाता था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी केयर नहीं कर पाते थे, झंडा फट जा रहा था, शाम सूर्यास्त के बाद जो है कि झंडे को उतारा नहीं जाता था, तमाम ऐसे प्रोविजंस दिए जाते थे जिनकी वजह से इसको मूल अधिकार नहीं माना गया था और इलीगल माना जाता था कि अगर कोई इस तरीके का अपमान कर रहा है तो उस पर ध्वज संहिता के तहत अपराध का केस चलेगा। लेकिन बाद में कुछ केसेस आए और फिर डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को अपने मकानों, अपने घरों पर भी फहरा सकता है, और ये उसका फंडामेंटल राइट 19(1)(a) के तहत है। इसी में प्रेस की अधिकार भी है, इसी में ये भी है। अब आर्टिकल 19(2) देखो, 19(1) के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी होगी, जिसमें विचरण करने की स्वतंत्रता होती है, फिर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की होती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, हड़ताल वगैरह करने की होती है निहत्थे रूप में। लेकिन 19(2) जो होता है वो
कुछ आधारों पर आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंधित करता है। किसपे? आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित करता है कुछ आधारों पे, जैसे संप्रभुता और अखंडता। अगर आपके द्वारा आर्टिकल 19 का प्रयोग करके कोई भी ऐसा कृत्य किया जा रहा है, कोई भी ऐसा वर्क किया जा रहा है जिससे भारत की संप्रभुता प्रभावित हो रही है, भारत की अखंडता टूट रही है, या आप इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कि भाई भारत के टुकड़े होने की बात हो रही है, भारत का विभाजन होने की बात हो रही है, या भारत के विदेशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपकी अभिव्यक्ति को सीमित कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी वजह से, तो भी आपके आर्टिकल को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। विदेशी संबंध अगर हमारे खराब हो रहे हैं, अब हम खुले मंच से कुछ ऐसा बात करें या दूतावास के सामने कि अमेरिका दूतावास, चीन दूतावास, रसिया दूतावास, या फिर बांग्लादेश, या फिर इजराइल, ऐसे समय पे अगर हम कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति हो सकती है, तो ऐसे में आपके आर्टिकल का प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार और सदाचार, और साथ ही साथ अदालत की अवमानना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बयानबाजी से अगर अदालत की अवमानना हो रही है, कोर्ट की अवमानना हो रही है, या जज की अवमानना हो रही है, तो भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 19(2) में कहा गया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो अपराध होते हैं उनके लिए दोष सिद्ध होना चाहिए, इसके संबंध में संरक्षण की बात होती है। आर्टिकल 22, 21 को हम आगे पढ़ लेंगे। 22 होता है कि कुछ दशाओं के संबंध में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती है जहां पे क्या होगा, गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण भी मिलना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(d) को आर्टिकल 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर सॉलिडेरिटी का राइट मिलता है, यानी एकांतता का अधिकार मिलता है। क्या मिल जाता है? एकांतता का अधिकार मिल जाता है आर्टिकल 19(1)(d), क्योंकि कहीं भी घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता होती है। 19(1)(d) अगर हम उसको आर्टिकल 21 के साथ मिला के चले, जो कि जीवन का अधिकार होता है, तो दोनों को मिलाने पर एकांतता का अधिकार हो जाता है। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट है पुट्टा स्वामीवाद, जो अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में समाहित कर दिया। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी यानी कि मेरी निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में मेंशन है, और ये केस पुट्टा स्वामीवाद में आया था 2017 में। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन साथी चुनने का अधिकार, अभी इस बार भी पेपर में आया था, आरओ की परीक्षा में शायद, आर्टिकल 21। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 19 लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ ट्रैप करता है। क्या कहता है? जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता। अब जैसे ही आप स्वतंत्रता वर्ड देखते हो ना, तो आप कहते हो सर मैंने जो स्वतंत्रता पढ़ी है, यानी जो मैंने प्रोविजंस पढ़े हुए हैं फंडामेंटल राइट में, तो मैंने तो पढ़ा सर कि आर्टिकल 19 में ही जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो तुरंत आप स्वतंत्रता के नाम पर ही क्या कर लेते हो, तुरंत आर्टिकल 19 को चूज कर लेते हो। और एग्जामिनर यही ट्रैप आपके सामने डालता है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार न लगा के लिख देता है जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, और वहीं पर आप आर्टिकल 19 लगाए थे, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 21। मैं ऐसे वो सब कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूं जहां पर ये प्रश्न गलत हो सकते हैं आपसे। ऐसे ऐसे ट्रैप जो एग्जामिनर देता है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जाएगा। और इस दौरान जो आपकी गवर्नमेंट थी वो मोरारजी देसाई जी की थी। किसकी थी? मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार उस समय हट चुकी थी, 2 साल के लिए ये सरकार थी, तो उसके द्वारा ये प्रोविजन लाया गया कि आर्टिकल 21 और 20 को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। फिर आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध एवं बाह्य के स्थिति में सभी फंडामेंटल राइट स्थगित हो जाएंगे, केवल 20 और 21 को छोड़ के। अगर आपका जो इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल, जो आपातकाल लगा हुआ है, अगर वो आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट स्थगित हो जाएंगे, जिसमें कौन कौन से, केवल 20 और 21 को छोड़ दिया जाएगा। और ये प्रोविजन किसमें किया गया? ये 44 अमेंडमेंट 1978 में कह दिया गया कि किसी भी स्थिति में आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को बंद नहीं किया जाएगा, बाकी सब स्थगित हो सकते हैं। अगर
सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पर अगर आपका ये लगता है, आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है, तो 20, 21 के साथ 19 को भी छोड़ दिया जाता है और बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स स्थगित हो जाते हैं। तो दोनों प्रोविजन को ध्यान से समझिए। चलो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं। अगर आपका नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है, तब आपका केवल 20, 21 को छोड़ के सब स्थगित हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा आधार होता है, युद्ध और बाह्य छोड़ दिया जाए, कि अगर सशस्त्र विद्रोह पर 352 लगाया गया है, तो आपका 20, 21 के साथ 19 को भी छोड़ दिया जाता है, बाकी सब स्थगित कर दिए जाते हैं। अब आते हैं आगे। अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान होता है आर्टिकल 20, यानी कि अगर कोई एक्यूज है जिसने कोई अपराध किया है, तो उसको एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो 2 सब क्लॉज है, यानी 20 का 2 जो होता है वो दोहरे दंड से बचाव करता है। 20 का 3 क्या कहता है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से भी बचाव करता है। इसीलिए कोर्ट कहती है कि अगर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती कोई बयानबाजी ली गई है तो वो एडमिसिबल नहीं होती है। अर्थात अगर जो अपराधी है वो अपने विरुद्ध खुद गवाही दे रहा है तो वो एडमिसिबल नहीं होगी, यानी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि ये जबरदस्ती पुलिस ने जानबूझ के जो है कि ये रिकॉर्ड करवाया है, तो ये वैलिड नहीं माना जाता है। आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो पसंद का 22(1) इसमें पसंद की वकील करना या गिरफ्तारी कारण को जानना है, दोनों शामिल होते हैं। जैसे आर्टिकल 22 क्या होता है कि गिरफ्तारी के संबंध में जो निरोध दिया जाता है, तो उस दौरान वो व्यक्ति वकील भी कर सकता है अपने लिए, ठीक, और अपनी गिरफ्तारी का कारण भी जान सकता है, बशर्ते अगर उसे डिटेन ना किया गया हो निरोध के रूप में। आर्टिकल 22(2) क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है। आर्टिकल 22(4) कहता है कि निवारक निरोध में किसी विधि के बिना 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया निवारक निरोध के केस में, गिरफ्तारी वाले में नहीं, निवारक निरोध के। और निवारक निरोध क्या करता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक लेना, यानी उसको गिरफ्तार कर लेना, जैसे संदेह के आधार पे। हालांकि यहाँ पे पुलिस ऑटोक्रेसी हो जाती है, स्वायत्त हो जाती है, एक तरीके से मोनार्की हो जाती है कि भाई जो मन करेगा हम उस तरीके से काम कर लेंगे, ऐसा ही पुलिस का मानना होता है, ठीक है। तो ये एक अधिकार मिल जाता है। अब उसे डाउट हुआ आप पे कि यार आप कुछ ऐसे कृत्य करते हुए पाए गए हो कि कहीं ना कहीं आप आगे 3-4 दिनों में कुछ ऐसी घटना घटित करने वाले हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो घटना करने से पहले ही पुलिस आपको डिटेन कर लेगी, घटना करने से पहले ही पुलिस आपको डिटेन कर लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप सुन रहे होंगे कि 15 दिसंबर को यूपीपीसीएस आयोग, जो कि आज हमारे यहाँ मतलब 15 दिसंबर को क्या किया गया कि धरने प्रदर्शन की बात हो रही है, और उससे पहले ही 2-3 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया कि उनको लग रहा था कि ये वो 2-3 लोग हैं, लीडर हैं, जो कहीं ना कहीं इस आयोग के सामने धरने प्रदर्शन को आग दे सकते हैं, हवा दे सकते हैं। ऐसे में इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया कि घटना करने से पहले गिरफ्तार कर लो। तो ऐसी स्थिति में आप बिना किसी विधि के 3 महीने तक उसे निरुद्ध कर सकते हो, लेकिन 3 महीने से अधिक अगर आपको और डिटेन करके रखना है तो उसके लिए एक पूरी कमेटी बनेगी 3 सदस्यीय, जिसमें एक जुडिशियल मेंबर भी होगा, और फिर उसके द्वारा 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पूरा प्रोविजन समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। आर्टिकल 22(7) कहता है कि 3 माह से अधिक के लिए संसद एक विधि बनाएगी जिसमें एक कमेटी रहेगी, वो बताएगी। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमे के 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। इसी को कहा था प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि 22(4) के अंतर्गत है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताओं की गारंटी है 6 प्रकार की। हालांकि आर्टिकल 19(2) के तहत क्या दिया हुआ है कि भैया आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 या 19(1). जैसे जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करना यानी कि बिना हथियारों के सम्मेलन करना, संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की शक्ति है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाद जो है कि संचरण करने की, और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति उपजीविका और व्यापार कारोबार, ये कारोबार नहीं होगा यहाँ पे, कारोबार की स्वतंत्रता दी हुई है। और आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि उस पर हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आज हमारा जो लेक्चर है वो आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको अभी मैं आगे अगली क्लास में भी कंसीडर करूंगा। तो ये आपकी मंगलवार की आज क्लास हो गई, और इसके बाद आपको कल और लेक्चर मिलेगा पॉलिटी का बुधवार तक, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार हम इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे। तो इससे क्या वीक में हम 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे होंगे, 3 दिन पॉलिटी 3 दिन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है।
आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि टोटल 87 पेज का ये नोट्स है और जिसमें 18 पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ये 19 पेज पे आ चुके हैं, तो लगभग 20 हो चुके हैं 4 से 5 लेक्चर में, ठीक है। तो एवरेज जो है कि 15 से 16 लेक्चर हम हर सब्जेक्ट पे लेंगे और इससे क्या होगा कि आराम आराम से आप चीज़ों को तैयार कर पाओगे और लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी मैराथन वीडियोस भी हम लोग पोस्ट कर दिया करेंगे एग्जाम के समय, ताकि आप रिवाइज कर सको मैक्सिमम टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।